So let us start very important case that is asked in most of the exam. We have a 28-year-old woman presented to the emergency department with vomiting and repeat breathing for 1 day. So एक 28 साल ओल्ड वुमेन है जो हमारे पास इमरजेंसी में आई है एंड उसको वोमिटिंग है और वो तेज तेज सांस ले रहे हैं एक दिन से। उसको क्या है, शी हैज हिस्ट्री ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस की हिस्ट्री है उसको, यानी उसको टाइप 1 डायबिटीज है और उसने मिस्ड हर इंसुलिन डोज फॉर द लास्ट 2 डेज। उसने इंसुलिन डोज मिस किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अगर उसने इंसुलिन का डोज मिस किया है तो उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। तो उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा और उसके टिश्यूज जो होते हैं, जो कि इंसुलिन का काम ये है कि ग्लूकोज को ब्लड से टिश्यूज के अंदर ट्रांसमिट करता है एंड देन टिश्यूज यूज ग्लूकोज फॉर दिस एनर्जी सोर्स। लेकिन यहाँ पर उसने 2 डोज मिस किए हैं तो ग्लूकोज शुगर के अंदर ज़्यादा है, ब्लड के अंदर जमा हुआ है और वो टिश्यूज को नहीं जा रहा। तो टिश्यूज को एनर्जी की ज़रूरत है और वो अपनी एनर्जी के लिए फैटी एसिड वगैरह को यूज़ करते हैं, कीटोन्स को यूज़ करते हैं। सो दैट इज काजिंग रिपीट ब्रीथिंग एंड आल्सो वोमिटिंग। अगर हम इसकी वाइटल्स की तरफ देखें तो बीपी 100/60 है, रिस्पायरेशन रेट इज 30 डीप एंड दैट इज रिपीट ब्रीथिंग। ये भी चीज़ की तरह अगर हम देखें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू लुक अप। सो यहाँ पर क्या है, पीएच को हमने सबसे पहले देखना है, सबसे पहले हमने पीएच को देखना है। पीएच क्या है, 7.21 है। इस एमसीक्यूज को हम करेंगे और इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर इस हिसाब से जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको इंशाल्लाह याद आएंगे। तो यहाँ पर पीएच 7.1 है, तो पीएच अगर 7.1 है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज एसिडिक पीएच, दिस इज एसिडिक पीएच। पीएच 7.1 मीन दिस इज एसिडिक, यानी लो है ना, 7.35 से कम है। Then we have partial pressure of carbon dioxide is 22 millimeter of mercury. So कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है यहाँ पर कम है, तो पीएच एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कम है। बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट 8 मिलीक्यूल पर लीटर है, जो भी कम है दैट इज आल्सो डिक्रीज्ड, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, कम है। इसके अलावा जो है लेब्स दिए हुए हैं, सीरम ग्लूकोज है 520, सीरम सोडियम इज 138, सीरम क्लोराइड इज 100। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? अब क्वेश्चन किस हवाले से है, यहाँ पर आपसे आयनिक गैप भी मान सकते हैं, यहाँ पर आपसे एसिड बेस डिसाइडर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एसिड बेस डिसाइडर? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एसिड बेस डिसाइडर कौन सा है, यानी इसमें कौन से डिसाइडर जो है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद रिस्पायरेटरी कंपनसेशन, मेटाबॉलिक अल्केलोसिस, रिस्पायरेटरी अल्केलोसिस, मिक्स मेटाबॉलिक एंड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। तो हम इस चीज़ को जो है थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा यहाँ से काम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा डिटेल से इसलिए पढ़ते हैं कि अगर आप एक एमसीक्यूज या 2 एमसीक्यूज को आप समझेंगे तो फिर आप लोगों के लिए सारा एमसीक्यूज आसान होंगे और एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर ज़रूर आता है 1-2 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है यहाँ पर वेदर एसिडोसिस और अल्केलोसिस। आपने सबसे पहले इन ऑप्शन को एक्सक्लूड करना है। देखिए यहाँ पर एल्केलोसिस या एसिडोसिस ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन से आपने ये याद रखना है कि ये एसिडोसिस या एल्केलोसिस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लुक अपॉन दी पीएच। पीएच को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पीएच 7.1 है, सो दिस इज एसिडिक। सो इधर से आप एल्केलोसिस के सारे ऑप्शन रिमूव करेंगे, सो दिस इज एसिडोसिस। एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये जो डिजीज हैं, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिसऑर्डर है, ये अल्केलोसिस नहीं है, तो ये क्या है, एसिडोसिस है। तो सबसे पहले आप लोग पीएच को देखोगे और पीएच से आपको पता चलेगा कि ये एसिडोसिस है। अब यहाँ पर आप लोग ऑप्शन की तरफ आओगे, वहाँ पर तो एग्जाम में क्विकली करना है, लेकिन यहाँ पर समझने के पर्पज से एक्सप्लेन करो। तो जितने भी ऑप्शन अल्केलोसिस के हैं वो आपने एक्सक्लूड करने हैं, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। मिक्स मेटाबॉलिक एंड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, ये इस एसिडोसिस में आता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस ये हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ रिस्पायरेटरी कंपेंसेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि एसिडोसिस हैं या एल्केलोसिस हैं, ये आपने किस तरह समझना है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है या ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, इसको भी आपने जो है समझना है। वेदर दिस इज मेटाबॉलिक प्रॉब्लम और दिस इज लंग प्रॉब्लम और एसिडोसिस रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। सो आपने इसलिए इसको समझने के लिए आपने एक चीज़ को देखना है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा है या कम है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स बाइकार्बोनेट जो है नॉर्मल 20 से लेकर 28 होता है, ठीक है। अब अगर बाइकार्बोनेट के अंदर चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर बाइकार्बोनेट नॉर्मल तकरीबन हम जो लेते हैं वो 20 से 28 तक लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग 22 से 26 भी समझते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में भी इस तरह से हैं। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट को अगर आप देखोगे तो ये 8 तक है, यानी ये इंतहाई ज़्यादा कम हुआ है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा,
यानी अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बाइकार्बोनेट है ये क्या है, बेसिक है, ये अल्कीलोसिस करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा कम है, तो इसकी वजह से क्या है ये एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस कम होंगे तो एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये तो एसिडोसिस है, क्योंकि बाइकार्बोनेट कम है, और पीएचसी में पता चलता है कि ये क्या है, एसिडोसिस है। लेकिन ये आपको समझना है कि ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हैं, यानी या ये किडनी या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमें पता है कि किस वजह से हैं, ठीक है, उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट जो है 8 है, दैट इज़ वेरी वेरी लो, और इस वजह से क्या है, एसिडोसिस हुई है। तो दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस क्यों? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो फिर हम कहेंगे कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है। क्यों? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब लंग के अंदर ज़्यादा होता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एसिडोसिस करता है, देन वी कॉल इट एज अ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। लेकिन यहाँ पर बाइकार्बोनेट का लेवल जो होता है वो कम है, और इस कमी को पूरा करने के लिए अब कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है, नॉर्मली ये क्या होता है कि तकरीबन 36 से 44 तक होता है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिटी काज करता है और इसका लेवल कम है, तो वाई दिस इज नॉट अल्कीलोसिस, दिस इज स्टिल एसिडोसिस। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो ज़्यादा कम है, और इस कमी को पूरा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ने कोशिश की है कि मैं कम हो जाऊं। ठीक है, यानी बॉडी के अंदर एसिडोसिस हुए हैं बाइकार्बोनेट की कमी की वजह से। इस कमी को पूरा करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन होगा, ठीक है, हाइपर रिस्पायरेशन होगा, और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से बाहर निकलेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो इसका लेवल जो होता है कम होगा, और ये बाहर इसलिए निकलता है ताकि बॉडी के अंदर जो एसिडोसिस है उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज इनिशियल प्रॉब्लम इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और इसकी कंपनसेशन और इसको ठीक करने के लिए रिस्पायरेशन सिस्टम जो है वो कोशिश करते हैं। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रिस्पायरेटरी कंपनसेशन। तो एक चीज़ सबसे पहले दोबारा से आपने ये देखना है कि ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है या ये क्या है, अल्केलोसिस है। उसको समझने के लिए आपने डायरेक्टली इस चीज़ को देखना है। दूसरी चीज़ कि ये मेटाबॉलिक हैं या ये रिस्पायरेटरी हैं, तो उसको देखने के लिए आप देखोगे कि किस चीज़ में ज़्यादा डिफरेंस आए हैं। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक सिस्टम में चेंज जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस सिस्टम। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइकार्बोन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल प्रॉब्लम यहाँ पे था और इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है कम हुआ है। सो दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रिस्पायरेटरी कंपेंसेशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके साथ साथ रिलेटेड चीज़ है, आप लोग समझे। इट कैन नॉट बी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कम है। कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, अगर ये बॉडी से निकलेगा तो इनसाइड द ब्लड देयर बी अल्केलोसिस। तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। इसके अलावा मिक्स, अब यहाँ पर मिक्स मेटाबॉलिक एंड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, अब यहाँ पर मिक्स मेटाबॉलिक और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कब होगा? देखिए, अब यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है, बाइकार्बोनेट जो है 8 है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू यहाँ पर भी ज़्यादा था, लेट्स फर्स्ट करें, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है और बाइकार्बोनेट कम है, यानी ये दोनों बोथ आर गोइंग टुवर्ड द एसिडिटी। फर्स्ट करें, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 50 था, तो दिस इज इंक्रीज, तो यहाँ पर क्या होगा? रिस्पायरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस दोनों होंगे, देन वी कॉल इट मिक्स्ड। सो व्हाट इज एक्चुअली मिक्स्ड? मिक्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एंड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर गोइंग टुवर्ड द एसिडिटी। ये कम होगा क्योंकि ये बेसिक है, तो जब कम होगा तो बॉडी के अंदर एसिडिटी आ जाएगी। ये क्या है? बेस एसिडिक है, तो ये ज्यादा होगा तो एसिडिटी आ जाएगी। तो जब बाइकार्बोनेट कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक ही पेशेंट के अंदर ज्यादा होता है, बोथ आर गोइंग टुवर्ड द एसिडिटी, देन वी कॉल इट एज अ मिक्स डिसऑर्डर। तो ये मिक्स डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बाइकार्बोनेट का लेवल कम है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाइकार्बोनेट का लेवल कम है। और एक्चुअली बाइकार्बोनेट का लेवल क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स जो होते हैं हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन जो है बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं और फिर जो है यूज होते हैं, और बाइकार्बोनेट का लेवल कम होता है। इसी तरह किडनी एमसीक्यूज आ सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम की वजह से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अक्सर उसमें भी एमसीक्यू होते हैं, किडनी प्रॉब्लम की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, और इसको ठीक करने के लिए लंग्स यहाँ पर, लेकिन मैंने डीकेए, एक्चुअली डीकेए का पेशेंट है, ये वाला एमसीक्यूज मैंने डाला है कि इस वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है। सो दिस इज अ पेशेंट ऑफ डीकेए विद रिस्पायरेटरी कंपेंसेशन। रिस्पायरेटरी कंपेंसेशन किस तरह से हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, हाइपर वेंटिलेशन। सो डीके पेशेंट के अंदर क्या होता है? डीके पेशेंट के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, और इसको ठीक करने के लिए कि स्मॉल ब्रीथिंग होती है, दैट इज अ रिस्पायरेटरी कंपेंसेशन। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रिस्पायरेटरी कंपेंसेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर भी जो है ये चीज़ जो है
pH कम है, दैट इज एसिडोसिस, बाइकार्बोनेट जो है ज्यादा है, कम, ए भी कम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, pH इज लो, दैट इज 7.10, एसिडोसिस, कार्बोनेट इज आल्सो लो, दैट इज मेटाबॉलिक काज, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है, रिस्पिरेटरी कंपेंसेशन, दैट इज स्मॉल ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि आयन गैप आपने मालूम करना है, तो आयनिक गैप को मालूम करने के लिए इसके लिए फार्मूला जो है वो क्या है, सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाई कार्बोनेट। यहाँ पर सोडियम कितना है, सोडियम इज 138 माइनस क्लोराइड इज हाउ मच, क्लोराइड इज 100 प्लस बाइकार्बोनेट जो होता है HCO3 दैट इज 8, so 138 minus 108 is equal to 30, so this is high ionic gap metabolic acidosis, this is high ionic gap metabolic acidosis, so this is the question about DK है जिसमें metabolic acidosis है, उसको ठीक करने के लिए कुछ स्मॉल ब्रीथिंग होती है।